हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सब सवाई घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में लोग बात करेंगे 9 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और यहां पर देखा जाए जो डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर होते हैं उन पर हम लोग अपनी क्लास में चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बिंदुओं पे यहाँ पर सारगर्भित रूप से चर्चा की जाती है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डी न्यूज़, पीआईबी, एएनआई की महत्वपूर्ण खबरों को यहाँ पर समाहित किया जाता है। और ये क्लास आपकी 71वीं बीपीएससी और 2025 यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ यूपी एसआई, ठीक है, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, यूपी पेट या अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं, इवन आप बैंक, एसएससी, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं वहां पे जहां जहां भी करंट अफेयर पूछा जाता है तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये क्लास आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिदिन यहाँ पर डेली न्यूज़पेपर बेस्ड खबरों पर चर्चा की जाती है। 11-12 खबरें जो होती हैं इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट होते हैं उन सबको यहाँ पर कवर किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी खबर। यहाँ पर देखा जाए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर क्या है, सबसे पहली खबर पे हम लोग चर्चा करें तो देखते हैं यहाँ पर भारत ने 2026 एएफसी महिला एशिया कप फुटबॉल प्रतियोगिता में क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्वालिफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? पहली बार ऐसा है कि मैच को जीत कर इंडिया ने क्वालिफाई किया है, यानी कि अपनी प्रतिभा के बल पर पहली बार है कि भारतीय महिला टीम ने क्वालिफाई किया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने पूर्व चैंपियन थाईलैंड को 2-1 से जीत के साथ 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2026 एएफसी महिला एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, थाईलैंड को पराजित किया 2-1 से भारतीय टीम ने। और कहां पर आयोजित होगा जो एएफसी एशिया महिला कप है, तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी जो आगामी खेल आयोजन होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, उस दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2026 में एएफसी महिला एशियाई कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और इसके लिए भारतीय महिला टीम क्वालिफाई कर गई है। क्वालिफायर मुकाबले में देखा जाए तो भारतीय महिला टीम ने पूर्व चैंपियन यानी कि पहले जो गत वर्ष चैंपियन थी उनको देखा जाए हराया है यहाँ पर थाईलैंड को। ठीक है, आगे देखें, यह पहली बार है जब ब्लू टाइग्रेस, जिस उपनाम से भारतीय महिला फुटबॉल टीम को जानी जाती है, ने पहली बार योग्यता के आधार पर एएफसी महिला एशिया कप में क्वालिफाई किया है। इसके पूर्व भी क्वालिफाई किया है, लेकिन कैसे क्वालिफाई किया है यहां पर देखें तो भारतीय टीम ने 2003 में एएफसी एशिया कप के लिए सीधे क्वालिफाई किया था, सीधे डायरेक्ट क्वालिफाई हो गई थी। ठीक है, और 2022 का संस्करण जो था इसका मेजबान भारत ही था। तो मेजबान जब भारत है तो भारत ऑटोमेटिक वहां पर सम्मिलित होगा ही होगा। तो 2022 में तो भारत अपने आप से स्वतः ही क्वालिफाई हो गया था, लेकिन इस बार मेजबान ऑस्ट्रेलिया है और भारतीय टीम ने मुकाबला जीत कर क्वालिफाई किया है। ठीक है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि जो 2022 में का संस्करण था वहां पर कोविड-19 के बाद, ठीक है, कोविड-19 के कारण देखा जाए, कोविड-19 प्रकोप के कारण 2022 संस्करण से भारतीय महिला टीम मजबूरी में बाहर होना पड़ा था उसको। ठीक है, खुद को हटा लिया था वहां से। चलिए आगे देखें, जो 2027 की जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। 2027 की जो जनगणना होगी ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होने जा रही है। कैसे होगी डिजिटल, चर्चा कर लेते हैं। 2027 की जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें नागरिक खुद पोर्टल के जरिए जानकारी दर्ज करा सकेंगे और मोबाइल ऐप से आंकड़े जुटाए जाएंगे। यहां पर मोबाइल ऐप के माध्यम से आंकड़े जुटाए जाएंगे। व्यक्ति खुद अपना जो डाटा है वो पोर्टल के माध्यम से एंट्री कर सकेगा। यहां देखा जाए यह जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला मकान सूचीकरण आवास जनगणना, जिसको आप शॉर्ट में एचएल कहते हैं, और दूसरा क्या होगा, जनसंख्या गणना। यानी कि पहले चरण जो होगा, पहले चरण में मकान की गणना सूचीकरण किया जाएगा, आवास की जनगणना की जाएगी, और दूसरे चरण में जो व्यक्ति है जनसंख्या है, जनसंख्या का जनगणना की जाएगी। देखा जाए यहां पर तो जनगणना करता एंड्रॉइड और आईओएस मोबाइल ऐप के उपयोग करके डेटा एकत्र करेंगे। साथ ही नागरिक स्वयं भी वेब पोर्टल के माध्यम से जानकारी अपलोड कर सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति चाहता है, ठीक है, जनगणना में पार्टिसिपेट करना, तो वो खुद से मोबाइल ऐप डाउनलोड करके और वहां पर अपना डाटा अपलोड कर सकता है। ठीक है, तो ये सुविधा प्रदान की जा रही है इस बार की जनगणना। इसी वजह से 2027 की जो जनगणना है इस बार डिजिटल जनगणना होने जा रही है। ठीक है, चलो अगली खबर क्या है, चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर जो फेस रिकग्निशन तकनीकी होती है, फेस स्कैन तकनीकी होती है, उसके माध्यम से राशन वितरण किया जाएगा। जो पीडीएस सिस्टम होता है ना, तो पीडीएस सिस्टम पर पहले क्या होता था, अंगूठा लग जाता था। ठीक है, अब अंगूठा लग जाने का भी लोगों ने तरीका खोज रखा कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था, घर पे जाके अंगूठा लगवा लेते थे। तो अब क्या है कि अब आपको जाना पड़ेगा और आपका चेहरा स्कैन होगा। चेहरा स्कैन करने के बाद तब आपको जो राशन होता है वो मिलेगा।
तो ऐसा करने वाला, चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला हिमाचल प्रदेश है वो भारत का पहला राज्य बन गया। इस दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये ना सिर्फ प्री के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक, मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जीएस पेपर 3 में पीडीएस, जो पीडीएस है वो एक टॉपिक दे रखा है। यूपीपीसीएस प्री का पेपर आप उठा के देखिए, 2018 से लेके और 2023 तक का पेपर, आपको हर साल पीडीएस से संबंधित सवाल, चुनौतियां और समाधान क्या है, चुनौतियों समाधान से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। अब उन चुनौतियों समाधान से संबंधित सवाल पीडीएस अगर आ रहा है, आप औरों से अलग कैसे हो सकते हैं? अलग आप इस संदर्भ में हो सकते हैं। ये संदर्भ अगर जो आपने मेंशन किया, कुछ करना नहीं है, आप रैंडम जो आप पेपर पे लिख रहे हैं अपना आंसर, पूरा आंसर, चुनौतियां और समाधान वगैरह सब कुछ लिखिए, और लिखने के बाद एक बॉक्स यहां पे बना के रखिए। इस बॉक्स में आपको हाईलाइट करना है कि पीडीएस सिस्टम जो है इसमें सुधार करते हुए हिमाचल प्रदेश ने फेस रिकॉग्निशन तकनीक या चेहरा स्कैन कर पीडीएस वितरण करने की सुविधा प्रदान की, और ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना। सिर्फ इतना ही आपको बॉक्स में लिखना है। एग्जामिनर की नजर कॉपी पे आपके जाएगी, उसकी नजर पड़ेगी कि वाह बच्चा अपडेट है। वो जहां आपको पीडीएस आप लिख रहे थे 12 नंबर में आया हुआ था, जहां वो आपको 5 नंबर देने वाला था, इसको देखने के बाद वो आपको 7 नंबर और 7.5 नंबर भी दे सकता है। और ऐसे ही एक एक नंबर पाए जाते हैं मेंस में। एक एक नंबर जो आपको बढ़ाना है वो ऐसे ही वैल्यू ऐड करके ही बढ़ाना है, और वही वैल्यू एडेड मटेरियल आपको डेली करंट अफेयर की क्लास में मिलती है, ठीक है। चलो पॉइंट पे चर्चा कर ले तो सस्ते राशन की दुकानों में उपभोक्ताओं का चेहरा स्कैन कर राशन वितरित करने की व्यवस्था लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। याद रखिएगा, पहला राज्य है, ठीक है। आगे देखा जाए, हिमाचल प्रदेश सरकार के डिजिटल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को राशन वितरित करने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है, ठीक है। ये पॉइंट लिख देना कि आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली। जैसे आधार कार्ड में आपकी फोटो होती है ना, आप जाते हैं कैमरे के सामने बैठते हैं, फिर आधार कार्ड में फोटो क्लिक होती है, अंगूठा लगता है, तो वो सारी प्रक्रियाओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। तो आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली को लागू कर दिया गया है, ठीक है। चलो आगे देखें, अगली खबर क्या है। पेरू में 3500 साल पुराने शहर की खोज की गई है। पेरू में 3500 साल पुराने शहर की खोज की गई है। यहां पर आप फोटो देख सकते हैं, ठीक। चर्चा कर लेते हैं। पेरू के बरांका प्रांत में, कहां पर? बरांका प्रांत में 3500 साल पुराने एक प्राचीन शहर, इसका नाम क्या है? पेनिको। क्या नाम है? पेनिको, ठीक। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली क्या पूछेगा कि हाल ही में पेनिको नामक प्राचीन शहर खोजा गया है, यह किस देश में अवस्थित है? तो ये पेरू में अवस्थित है, ठीक है, पेरू में अवस्थित है। और पेरू देखा जाए तो लैटिन अमेरिकी देश है, लैटिन अमेरिकी देश है, ठीक है। पेरू इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखा जाए यहां पर तो यह शहर व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। प्राचीन काल में यह शहर व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था जो समुद्र और पहाड़ी इलाकों को जोड़ता था। इस शहर का पता पुरातत्वविदों ने लगाया है। देखा जाए तो यह शहर प्रशांत महासागर के तट की संस्कृतियों को एंडीज और अमेजन से जोड़ने वाले व्यापारिक केंद्रों के रूप में भी काम करता था, ठीक है। प्रशांत महासागर के तट से लेकर एंडीज तथा अमेजन को जोड़ने का कार्य करता था यह शहर, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जाने रहिएगा। इसका नाम क्या है? पेनिको इसका नाम है, और पेरू में खोजा गया 3500 साल पुराना शहर है। चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है। यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन सा है? यहां पर देखा जाए यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन सा है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां पर देखा जाए कैरेबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है। कैरेबियाई देश है त्रिनिदाद और टोबैगो। यहां पर देखा जाए भीम यूपीआई ऐप और यूपीआई सिस्टम, जो भारत का भीम ऐप है और यूपीआई सिस्टम है, इससे जुड़ गया है कैरेबियाई का। यहां कैरेबियाई देश जो है ट्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है। देखा जाए यह पहला कैरेबियन देश है जहां पर भीम ऐप के जरिए लेन देन किया जा सकता है। त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ अब दुनिया के कुल 8 देश जो है यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्तमान में देखा जाए यूपीआई के इस्तेमाल करने वाले देशों की कुल संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है। आपकी परीक्षा के लिए कथन कारण में अगर जो 2 कथन वाले सवाल आते हैं वहां पर ये पूछ सकता है, इस वजह से एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज जाने रहिए कि त्रिनिदाद और टोबैगो का अभी अभी देखा जाए तो पीएम मोदी को सम्मान मिला हुआ है,
ठीक है। अपनी यात्रा के दौरान देखा जाए, उस यात्रा के दौरान ये यूपीआई समझौता जो हुआ, पीएम मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो गए हुए थे और वहीं पर यह समझौता हुआ। 1999 के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री है जो त्रिनिदाद टोबैगो गए हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है कमला प्रसाद विशेषर। कमला प्रसाद विशेषर जो है वो बिहार से संबंधित है, उनका संबंध बिहार से है। गिरमटिया मजदूर के रूप में उनके परदादा को त्रिनिदाद टोबैगो ले गया गया था और अब देखा जाए 3 पीढ़ी के बाद कमला प्रसाद विशेषर वहां की प्रधानमंत्री बन गई हैं। और क्रिस्टीना कगालू, आपने नाम सुना होगा। भारतीय प्रवासी दिवस जब आप सेलिब्रेट कर रहे थे तो भारतीय प्रवासी दिवस के जो मुख्य अतिथि के तौर पर वर्चुअली सम्मिलित हुई थी, उनका नाम क्या था? क्रिस्टीना कंगालू। वो है राष्ट्रपति त्रिनिदाद टोबैगो की। ठीक है, तो मैंने आपको पीएम भी बता दिया त्रिनिदाद टोबैगो की और राष्ट्रपति का नाम भी आपको बता दिया है कि राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है? केरल का पहला स्किन बैंक। जो स्किन बैंक होता है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर देखा जाए ये पॉइंट, स्किन बैंक आप जानते हैं अंगदान सब कहते हैं, अंगदान करिए। ठीक है, तो अंगदान करिए तो उससे संबंधित है। यहां पर देखा जाए केरल का पहला स्किन बैंक कहां पर खुलेगा? ये तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। ठीक है, परीक्षा डायरेक्टली पूछ सकता है कि केरल का पहला स्किन बैंक कहां पर? तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। ये राज्य का पहला ऐसा बैंक होगा। यहां देखा जाए यह बैंक जले हुए मरीजों के इलाज में मदद करेगा क्योंकि इसमें अंगदान से मिली त्वचा को सुरक्षित रखा जाएगा। ये जो बैंक है ना, स्किन बैंक, यहां पर होगा क्या कि अंगदान के जरिए जो व्यक्ति अपने अंगदान कर देगा, उससे अगर कोई व्यक्ति जल गया है, ठीक है, बर्न हो गया, स्किन बर्न हो गई है, स्किन बर्न जिनकी हो जाती है उसका इलाज किया जाएगा। उसके लिए स्किन बैंक है। स्किन बैंक तो बहुत से स्थापित है, लेकिन जो बर्न स्किन होती है उसके लिए डेडिकेटेड रूप से स्किन बैंक जो होगा ये स्थापित किया जा रहा है तिरुवनंतपुरम में, और ये इस प्रकार का केरल का पहला बैंक होगा, स्किन बैंक। ठीक है, चलो देखा जाए यहां पर तो यह बैंक तिरुवनंतपुरम सरकारी मेडिकल अस्पताल में स्थापित किया जाएगा। 15 जुलाई को इसका उद्घाटन होगा। ठीक है, अब 15 जुलाई को ही क्यों होगा? क्योंकि 15 जुलाई का जो दिन होता है इसको विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए इस बैंक में दान की गई त्वचा को सुरक्षित संरक्षित किया जाएगा और इसका उपयोग गंभीर रूप से जले हुए लोगों के इलाज में किया जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछे कि जले हुए लोगों के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में स्किन बैंक की स्थापना की जा रही है? ठीक, तो वहां पे आपको टिक करना है केरल में की जा रही है, और स्पेसिफिक रूप से पूछे कि केरल में कहां पर की जा रही है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में की जा रही है। चलिए आगे देखें, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए सीईओ। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए सीईओ कौन बने हैं, यहां पर चर्चा कर ले तो फिनटेक क्षेत्र के प्रसिद्ध उद्यमी और सेतु पूर्व सह संस्थापक साहिल किनी को हाल ही में रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नाम क्या है इनका? साहिल किनी। ठीक है, साहिल किनी को यहां पर देखा जाए आरबीआईएच का नया सीईओ बनाया गया है। ये है साहिल किनी। ठीक है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का। आगे देखा जाए वे राजेश बंसल की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल 2024 की शुरुआत में ही समाप्त हो गया था। देखा जाए तो यह नियुक्ति भारत के डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम को और अधिक नवाचारी, समावेशी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क। इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, महत्वपूर्ण है जंगल सफारी पार्क। देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क ये कहां पर बनेगा? तो यहां पर देखा जाए हरियाणा सरकार अरावली क्षेत्र में 10,000 एकड़ में, कितने में? 10,000 एकड़ क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बना रही है। परीक्षा में ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये हरियाणा में बनाया जा रहा है, अरावली क्षेत्र में बनाया जाएगा और 10,000 एकड़ में फैला होगा। यहां देखा जाए यह सफारी पार्क गुरुग्राम और नूह जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला पे विकसित किया जाएगा। ठीक है, हम बात कर लें तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों और प्रकृति की रक्षा करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, साथ ही साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा करना है। रोजगार का सृजन करने के उद्देश्य से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा एशिया के सबसे बड़े जंगल सफारी के बारे में। अगले पॉइंट पर देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंडेक्स है यहां पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, पॉइंट पे चर्चा कर ले तो नीति आयोग ने 7 जुलाई 2025 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ मिलकर देखा जाए तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में जारी किया है। यहां देखें
तो यह सूचकांक उत्तर पूर्व के 8 राज्यों के 121 जिलों की सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापता है। जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के 121 जिलों की सतत विकास प्रगति किस प्रकार से हुई है उसको मापने का कार्य इस इंडेक्स के द्वारा किया जाता है। और एक पॉइंट यह भी याद रखिए कि यह सूचकांक यह देखने का एक अच्छा प्रभावी उपकरण है कि उत्तर पूर्वी भारत के जिले स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ जल, भूख मुक्ति, रोजगार, समानता जैसे प्रमुख एसडीजी क्षेत्रों में कितनी प्रगति कर रहे हैं। जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, उन 17 सतत विकास लक्ष्यों में किस प्रकार की प्रगति हो रही है पूर्वोत्तर क्षेत्र में, उन सबको मापने का एक पैमाना भी है। यहां पर देखा जाए इसका पहला संस्करण सन 2021 में जारी हुआ था और यह दूसरा संस्करण है जिसमें 2023-24 का डाटा समाहित किया गया है। ठीक है, और ये 7 जुलाई 2025 को जारी हुआ, 7 जुलाई 2025 को इसको जारी किया गया। ठीक है, चलो यहां पर रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण हाइलाइट्स देख लेते हैं। क्या है रिपोर्ट्स के महत्वपूर्ण हाइलाइट? सबसे पहला पॉइंट यह है कि 85% जिले पिछली रिपोर्ट की तुलना में अपने कुल एसडीजी स्कोर में सुधार किया है। 85% जिले ऐसे हैं जिन्होंने अपने एसडीजी स्कोर में पिछले स्कोर की तुलना में सुधार किया। केवल 15% जिले ऐसे हैं जिनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। यहां हम बात कर ले मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल है। 3 राज्य ऐसे हैं 8 राज्यों में, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा, जिनके सभी जिले फ्रंट रनर की कैटेगरी में शामिल हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, मिजोरम और त्रिपुरा तो देखा जाए तो साक्षर जिले भी बन गए हैं। जो पूर्ण साक्षरता है ना, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता, उसको भी प्राप्त कर चुके हैं। यहां पर चर्चा कर ले, एक जिला है मिजोरम का, उसका नाम है हनाथियाला। हाँ ठीक है, क्या नाम है? हनाथियाल। हनाथियाल जिला जो है ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला रहा। परीक्षा में पूछ सकता है हनाथियाल जिला कहां पर अवस्थित है? मिजोरम में अवस्थित है। पूर्वी जो उत्तर पूर्वी एसडीजी सूचकांक था नीति आयोग के द्वारा, उसमें टॉप स्कोरर जिला था ये। ठीक है, आगे देखें, लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम स्कोर करने वाला जिला रहा। इसका स्कोर कितना रहा? 58.71%। तो 2 जिलों का नाम याद रखिएगा, मिजोरम का एक जिला और अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है लोंगडिंग। ये अरुणाचल प्रदेश का ये सबसे कम स्कोर करने वाला जिला रहा। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा जो नीति आयोग का एक महत्वपूर्ण सूचकांक जो पूर्वी क्षेत्र के एसडीजी सूचकांक को संदर्भित करता है, वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास से संबंधित। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे देखें और अंतिम सवाल यहां पर देखें, अंतिम पॉइंट पे चर्चा करें तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान एनडीबी में शामिल हो गए हैं। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो है ये एनडीबी में शामिल हो गए। यहां पर पॉइंट पे चर्चा कर लें तो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के ठीक पहले कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है। यहां पर देखा जाए इस कदम से एनडीबी के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है बढ़कर? एनडीबी में अब टोटल 11 सदस्य हो गए हैं यहां। और हम आगे बात करें तो यह घोषणा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 10वीं बैठक के बाद की गई, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के विकास को गति देने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से हुई थी। यहां अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि एनडीबी की स्थापना जो हुई थी, एनडीबी की स्थापना 2015 में ब्रिक्स के मूल 5 देश, ब्रिक्स के जो मूल 5 देश हैं कौन कौन से हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो था वो 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ था। ठीक है, 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ था और मूल रूप से देखा जाए तो ब्रिक्स में ये 4 कंट्री ही थे, तब इसको ब्रिक कहा जाता था। और जेम्स ओ नील नामक व्यक्ति ने, अर्थशास्त्री ने, इस उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को, 4 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट करते हुए ब्रिक नाम सुझाया था 2001 में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखें, यहां पर चर्चा कर ले। इसके बाद इसमें बांग्लादेश जो मूल सदस्य है 5, उनके अतिरिक्त देखा जाए तो यहां पर बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अल्जीरिया जैसे देश भी यहां शामिल हुए हैं। अब कोलंबिया और उज्बेकिस्तान की सदस्यता ग्रहण करने के बाद इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई है? इनकी टोटल संख्या हो गई है 11। ठीक है, चलिए आगे देखें। एनडीबी का मुख्यालय कहां पर है? एनडीबी का मुख्यालय परीक्षा में आपसे पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, कई बार आया हुआ है ये मैच द फॉलोइंग में। तो एनडीबी का मुख्यालय शंघाई में है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो बुनियादी ढांचे होते हैं ना तथा सतत विकास के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अवसंरचना विकास से संबंधित बहुत से आप यहाँ पर जो समझौते होते हैं, समझौतों के बारे में सुना होगा कि एनडीबी के द्वारा इतना यहाँ पर अनुदान दिया जा रहा है, ग्रांट दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है। तो अवसंरचना विकास और बुनियादी ढांचों से संबंधित जो लोन होता है ना, वित्तीय सहायता होती है, वो एनडीबी के द्वारा प्रदान की जाती है। इसी वजह से इसकी स्थापना की गई थी ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा। ठीक है,
चलो अब है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यहां पर मैं आज आपसे सिर्फ पूछूंगा 5 सवाल। 10 सवाल रहते हैं, बहुत लोग उत्तर नहीं देते हैं कि 10 सवाल पूछ लिया है, हम उत्तर नहीं दे पाएंगे, टाइप नहीं कर पाएंगे। मतलब एक वो होता है कि 10 सवालों का आंसर भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। 5 सवाल रहते तो लोग भर भर के आंसर देते, तो हमने क्या किया, हमने सवालों की संख्या ही कम कर दी। अब तो आप उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असर्शन रीजन करके है सवाल, यहां पर देखा जाए कुछ पैटर्न मैंने चेंज करने का प्रयास किया है सवालों को पूछने का। चर्चा करें तो यहां पर कथन और कारण दे रखा है, ठीक है। पहला है कथन क्या कह रहा है कि 2027 की जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, और दूसरा है नागरिक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए जानकारी दर्ज कर सकेंगे। ये कारण है। अब आपको बताना है कि क्या कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कह रहा है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन डी कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर देखा जाए तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है हिमाचल प्रदेश ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन लागू किया है, और दूसरा कथन कह रहा है यह योजना लागू करने वाला मतलब यह योजना देश में पहली बार केरल में लागू हुई थी, ठीक है। यह आपको बताना है। यहां पर अब आपको बताना है, सही विकल्प चुनना है। ए कह रहा है केवल एक सही है, बी कह रहा है केवल 2 सही है, सी कह रहा है दोनों सही, और डी कह रहा है दोनों गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है मिलान से संबंधित सवाल है, आपको मिलाना है। एक तरफ तथ्य दे रखा है, दूसरी तरफ उसका विवरण दे रखा है, ठीक। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और सही जो कोड है उसको मिला के आप कथन में बताइएगा, उत्तर जो है वो कमेंट में बताइएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 मैं साइड हो जाता हूं, आप देखिए ध्यान से, पॉज करके आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है भीम यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला कैरिबियाई देश कौन सा है। पहला कैरिबियाई देश कौन सा है, जमैका, बहामास, त्रिनिदाद और टोबैगो और क्यूबा, ठीक है। कौन सा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि केरल का पहला स्किन बैंक किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। केरल का पहला स्किन बैंक किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, कोच्चि में, तिरुवनंतपुरम में, कोझिकोड में या कुन्नूर में, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न है, जिन 5 प्रश्नों का उत्तर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में दें, और यहां पर कमेंट में आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि वर्तमान में एनडीबी के अध्यक्ष कौन है। एनडीबी का मुख्यालय मैंने बता दिया, एनडीबी के अध्यक्ष कौन है, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन बताता है सही उत्तर, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं करता हूं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो लोग अभी अपडेट नहीं किए हैं वो कृपया करके अपडेट कर लेंगे, जिससे टेस्ट सीरीज वगैरह जो आपको मिलती है मंथली, वो आपको ससमय आपको मिलती रहे, ठीक है। और अपडेशन करने का, जैसे अपडेट करने का प्रोसेस जो है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ समाप्त, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।